देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं आपके साथ रिया राजपूत। वक्त हो चला हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड का रुख करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के दायित्वधारियों के साथ बैठक कर उन्हें जनता के बीच सक्रिय रहने का संदेश दिया है। जी हां, मुख्य सेवक सदन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच अहम कड़ी है। उनकी जिम्मेदारी केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार करना नहीं, बल्कि लोगों को समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाना भी है। वहीं बैठक को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि सरकार लगातार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जैसे अभियानों के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाने में जुटी हुई है। ऐसे में दायित्वधारियों की सक्रियता को संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय पर रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और इसी के साथ बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं से संवाद करते हुए नशा मुक्त भारत और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी का जोरदार आह्वान किया है। वहीं देहरादून के CIMS एंड UIHMT ग्रुप और कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम का करीब 250 छात्र छात्राओं ने लाइव प्रसारण देखा। आपको बता दें कि माई भारत देहरादून और सजग इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस आयोजन के दौरान नशा मुक्ति जागरूकता प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्य अतिथि अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने युवाओं को नशे से दूर रहने और देश के विकसित में योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया है। कि युवाओं को किस तरह से नशे से दूर रखा जाए, कितना महत्वपूर्ण है ये? नहीं, देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान का शुरुआत किया गया है नशा मुक्ति के संबंध में, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। और आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार इसमें सरकार के स्तर पर भी और निजी संगठनों के माध्यम से भी और जो NGOs हैं, जो धार्मिक संगठन, उनके माध्यम से भी लगातार अभियान चलाया जाएगा पूरे सप्ताह। और हर रविवार को एक बड़े कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे युवा हैं नशे से दूर रहें और इस नशा मुक्ति अभियान का जो जन जागरूकता कार्यक्रम है, जो एक तरह का संकल्प अभियान है, उसमें अपना योगदान भी दें और हर एक दूसरे अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी जागरूक करें। सर, इस पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग पूरे देश से 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ एक युवा संवाद किया है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर इस बात को समझते हैं कि अगर हमारा देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं को व्यसनों से दूर रखना पड़ेगा। इसको लेके जिस तरह से पूरे राष्ट्र में आज अनेक सामाजिक संगठन आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल महोदय द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं के बीच संवाद किया जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए सजग इंडिया भी पिछले 15 वर्षों से लगातार उत्तराखंड के 94 ब्लॉक, विशेष रूप से पहाड़ों के 74 ब्लॉकों में लगातार युवाओं के बीच संवाद कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय से प्रेरणा लेके एक नई ऊर्जा के साथ हम उत्तराखंड देवभूमि में सजग उत्तराखंड, सजग भारत के माध्यम से और युवाओं के बीच में जाके युवा संवाद करेंगे। कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये कोई एक अपराध नहीं, ये एक बीमारी है। नशा एक मानसिक रूप से बीमारी है। अगर युवाओं के बीच में संवाद किया जाए, अगर टीचर, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, माता पिता। और वहीं बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड में चल रही कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से आगे बढ़ रही है। जी आपको बता दें कि SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि शिव भक्तों की अपार आस्था का सम्मान करते हुए उन पर हेलीकॉप्टर और विभिन्न स्थलों से पुष्प वर्षा की गई है। और अब तक आपको बता दें कि 45 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि DM जो है मयर दीक्षित ने जानकारी दी है कि मेले का संचालन पूरी तरह सुचारू है और जगह जगह सेवा शिविर लगाने के साथ ही कांवड़ियों के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन के साथ कुछ जो हमारी संस्था है, जैसे रोटरी क्लब हरिद्वार है, तो एक प्रयास है कि जो शिव भक्त यहाँ से जल लेके निकलते हैं, क्योंकि कई 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो उनकी यात्रा सकुशल रहे, सुगम रहे। तो जूसेस, पानी और फ्रूट जो है, तो रोटरी क्लब और पुलिस प्रशासन इनके प्रयास से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।
देखिए ये कहते हैं उसे इतना बड़ा प्रयास है, इतने 100 किलोमीटर चल के आते हैं, इतनी आस्था के साथ आते हैं, तो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, तो उनके सम्मान के लिए जो है पुष्प वर्षा आज शिव भक्तों पर करी गई है। कल शाम तक की फिगर के हिसाब से अब तक 45 लाख लोग जो हैं वो जल भरकर गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान कर चुके हैं। देखिए अभी तो कांवड़ पटरी पे सफिशिएंट स्पेस है, चल रहा है, लेकिन जब ये रियलाइज किया जाएगा कि कांवड़ पटरी पे लोड ज्यादा है और शिव भक्तों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हाईवे का पार्ट उनको दिया जाएगा जाने के लिए। और अभी संभावना है कि 5-6 में ये कंडीशन आ सकती है जब पैदल कांवड़ पीक पे होगा और डाक कांवड़ भी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, 2 घटनाएं लगातार सुचारू रूप से चल रहा है और लाखों की संख्या में कांवड़िए ऑलरेडी हरिद्वार में आकर अपना जल लेकर यहाँ से चल चुके हैं। आज भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी क्रम में विभिन्न स्थलों पर कांवड़ सेवा शिविर आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर कांवड़ सेवा शिविर में विभिन्न स्टेक होल्डर्स, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कांवड़ियों का स्वागत किया गया। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के द्वारा स्वागत किया गया। उनको जल, भोजन आदि का भी मुहैया कराया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। कांवड़ियों के द्वारा भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है और जितने भी हमारे निर्धारित मानक हैं SOP, उसका पालन किया जा रहा है। सर, काफी बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती है, आज जिस तरह का स्वागत किया गया तो कितना हौसला अफजाई होता है सर? देखिए ये एक बहुत ही पावन अवसर है। सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव की आस्था को लेते हुए सभी श्रद्धालु कठिन परिस्थिति में भी लंबी दूरी तय करते हैं और ये हमारा भी दायित्व है कि सभी का यहाँ पर सुचारू रूप से आगमन हो, प्रस्थान हो, उसी के लिए सभी लोग कार्य कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच जलभराव और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, आपको बता दें कि मामला देहरादून के प्रेमनगर से सामने आया है, जहां करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पुल पर बारिश के बाद गड्ढे उभर आने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा ने जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ और क्षतिग्रस्त होने के बाद 16 करोड़ की लागत से पुल और जो सड़क है उसका निर्माण किया गया। लेकिन 16 करोड़ व्यय करने के बाद भी वो मात्र 16 दिनों में जो है सड़क टूट गई है। भाई इसकी जवाबदेही किसकी है? पहले तो मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, तो जिस ठेकेदार ने निर्माण कार्य वो अंजाम देने का काम किया उसको ब्लैक लिस्ट करते, अधिकारियों को निलंबित करते, उसके बाद जांच होती, जो तथ्य आते उसको अनुसार आगे कार्रवाई करते। लेकिन सरकार तो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पे जिस प्रकार से धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है और अभी हमने देखा भी होगा कि विगत समय में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाई गई है और उन्हें सस्पेंड किया गया है। उसी क्रम में धामी जी ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कह दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित रूप से उसका दंड दिया जाएगा। तो इस पर जांच बैठी है, जांच के दौरान जो जो चीजें निकल कर आएंगी उसके तहत इस पर भी उसी प्रकार की कठोर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने धामी सरकार पर विकास कार्यों की घोर अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनाएं आज भी ठप पड़ी हैं, जबकि उन पर भारी सरकारी बजट खर्च हो चुका है। हालांकि रावत ने सरकार को कड़ा 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी भी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर इन अटके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आक्रामक रूप रुख अपनाते हुए राजभवन का घेराव करेगी। अगर देखिए अब इनके पास 3-4 महीने हैं, कम से कम उस रंगाई पुताई उस बिल्डिंग में जैसे उसको हॉस्पिटल को एस्टिमेट तो स्वीकृत कर दे, एस्टिमेट ही स्वीकृत कर दे तो भी मैं मान लूंगा आगे उनको एक कदम तो आगे बढ़े। बायोटेक में आज ऑफिस शिफ्ट कर सकते, रंगाई पुताई करके बायोटेक ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, वहां कम से कम शुरुआत तो हो जाएगा। और नहीं होगा तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। इन योजनाओं का ये जो सरकार की स्वीकृति हुई है
मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, नहीं तो हम राजभवन का घेराव करेंगे कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। जमीन इन विभागों को आवंटन की गई, इन विभागों के प्रस्ताव पर आवंटन की गई और उसके बाद सरकारी पैसे का धन का दुरुपयोग हुआ और उस पर एक ही आगे इंच काम नहीं हुआ। उसके बाद पिछले 10 उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आपको बता दें कि एक ओर जहां भाजपा ने निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन करते हुए इस सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की जो है नियमित कवायद करार दिया है, वहीं आपको बता दें कि पार्टी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने स्पष्ट किया है कि सूची से केवल मृत पलायन कर चुके और दोहरी प्रविष्टि वाले नाम ही हटाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने जनता से अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कांग्रेस पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। कांग्रेस की निराशा, कांग्रेस की बौखलाहट तो देखी जा सकती है, उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। लेकिन रही बात जो आपने पूछा कि 19 लाख मतदाताओं के नाम इसमें कटे हैं, देखिए शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है, गहन पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है कि हमारी वोटर लिस्ट जिसको हम शुद्ध कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों की जो मृत्यु हो जाती है वो वोट भी उसमें जुड़े होते हैं, उनको कटने का काम होता है। जो लोग बाहर चले गए हैं, किसी की शादी हो गई है, वो यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम कटता है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में और उसके बाद 2024 की लिस्ट में नहीं पड़ा है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, उनके नाम कटे। लेकिन यहाँ पर मैं अपील करना चाहती हूँ अपने प्रदेश की जनता से कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अभी प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें नाम जुड़ रहे हैं, 12 दस्तावेज है, 12 दस्तावेज में से एक दस्तावेज आपको देना है। ये प्रूफ करना है कि आप उत्तराखंड के हैं, आप 2003 में यही थे, आपके दादा, आपकी नानी या कोई भी परिवार का व्यक्ति जिसने 2003 में वोट डाला हो वो और 2024 में उसका नाम हो, उस व्यक्ति का। और इसी के साथ बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती बढ़ने लगी हैं। जहां आपको बता दें कि जबकि समय से पहले चुनाव होने की अटकलों ने सियासी चर्चाओं को गति दे दिया है, वहीं अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि चुनाव कब होंगे इसका फैसला निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय चुनाव का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि बूथ स्तर तक सक्रिय संगठन और सरकार की विकास उपलब्धियों के दम पर भाजपा एक बार फिर जनता का भारी समर्थन हासिल करेगी। देखिए, चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, ये भारत की निर्वाचन आयोग इसको तय करता है। उसी के अनुरूप की तिथि वो घोषित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, चुनाव कभी भी हो, आज भी अगर चुनाव हो, क्योंकि हम सतत रूप से जनता के बीच में हमारा संपर्क जारी है और हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है, हमें किसी बात का डर नहीं है, भय नहीं है, कभी भी चुनाव हो हम उसके लिए तैयार हैं। और वहीं उत्तराखंड सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर हुए जो है एमओयू को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विभागों के बेहतर तालमेल से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को अपनी उपज का अधिक लाभ भी मिलेगा। वहीं गणेश जोशी ने कहा कि इस व्यवस्था से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि सरकार जो है योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय कर रही है। देखिए, एक किसानों की इनकम बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और मैं आईटीबीपी के अधिकारियों को भी, जिन्होंने हमारे साथ एमओयू किया, जहां इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, हमारे रक्षा करने वाले जवानों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि ताजी सब्जियां उनको उपलब्ध होगी। और इसके लिए अपने विभाग के अधिकारी को भी मैं शाबाशी देता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जो है एस्मा लागू कर दिया है। जी हां, बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हानि पाठक ने इस फैसले को जनहित में उठाया गया कदम बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ कर्मचारी संगठनों की ओर से हड़ताल और धरना प्रदर्शन की चेतावनियां भी दी जाती हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि हनी पाठक ने कहा है कि सरकार सभी पक्षों की बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आवश्यक सेवाएं किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि जनता को बिना असुविधा जरूरी सेवाएं मिलती रहें, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
देखिए, बहुत ही सराहनीय फैसला और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एस्मा लागू किया गया। पहले भी चुनाव को नजदीक आते हुए देखते हुए किसी भी प्रकार से जनता को कोई भी कार्य में बाधा ना आए, उसको लेकर एस्मा पहले भी लगाई गई है और ये एस्मा लागू होने से ये भी फायदा होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी जो सरकारी उसकी गतिविधियां, जो उसका सरकारी काम काज है, उसको वो सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इससे जनता को जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो बाधित होती है, उनके कार्य जो रुक जाते हैं एस्मा लागू होने से। तो इन सब चीजों को लेकर एस्मा लागू की गई है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर सरकारी कर्मचारी को है तो वो सरकार से बात करे, न कि किसी भी प्रकार का धरना और प्रदर्शन करे। इन सब चीजों को देखते हुए देवतुल्य जनता को मद्देनजर रखते हुए कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का इंतजार अब भी जारी है। आपको बता दें कि जून के अंत तक कार्यकारिणी घोषित किए जाने के संकेत दिए गए थे, लेकिन गुटिये संतुलन और नामों पर सहमति नहीं बनने के कारण अब तक इसकी घोषणा नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के बावजूद कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि करीब 10 माह पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गणेश गोदियाल को भी अब तक अपनी पूरी टीम नहीं मिल सकी है। ऐसे में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए जो है नई कार्यकारिणी के गठन को भी बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यकारिणी पे लटकने का सवाल नहीं है, क्योंकि कार्यकारिणी में कार्यक्रम हमारे इतने हो गए हैं, इतनी मतलब केंद्र ने हमको इतने कार्यक्रम दे दिए हैं कि पिछले 3-4 महीने से जो है प्रदेश के नेताओं को और केंद्र के नेताओं को जो है समय नहीं मिल पा रहा है कि वो सही कार्यकारिणी का गठन कर सकें। लेकिन अब जो हमारे पास सूचना है कि संभवतः आज या कल में जो है खड़गे जी का कार्यक्रम 8 तारीख को हल्द्वानी में होना तय हुआ है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि उनके आने से पहले जो है कार्यकारिणियां घोषित हो जाएगी। तो हमको जो सूचनाएं मिल रही हैं कि आज या कल में जो है प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। और वहीं संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष के सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साधु के वेश में दानपेटी लेकर संसद पहुंचने और विपक्षी नेताओं द्वारा उनमें चंदा डालने के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संसद की गरिमा, सनातन परंपरा और साधु संतों का अपमान करार दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक मंच का इस्तेमाल इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से देखिए जो ये सांसद पप्पू यादव के साधु वेश में जो नजर आए थे, उसको लेकर हलचल जो है देहरादून में बढ़ती नजर आ रही है और इसी के साथ ही नरेश बंसल ने प्रदर्शन के दौरान जो है अपना बयान भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर यह सियासत लगातार तेज होती नजर आ रही है और इसके साथ ही सांसद पप्पू यादव के साधु वेश और प्रदर्शन पर विवाद भी बढ़ गया है। नरेश बंसल ने प्रदर्शन को सनातन और संसद का अपमान बताया है। जी हां, आपको बता दें कि ये देहरादून में इस वक्त संसद परिसर में जो राम मंदिर चढ़ावे मुद्दे पर लेकर बवाल मचा हुआ था, उसको लेकर देहरादून में सियासत लगातार तेज होती नजर आ रही है। वहीं देखिए जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव के साधु वेश में जो उन्होंने प्रदर्शन किया था संसद के बाहर, उसको लेकर देहरादून में लगातार हलचल नजर आ रही है। वहीं नरेश बंसल ने इस जो है विवाद पर अपना कड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस पर जो है चढ़ावे के मुद्दे पर उन्होंने चंदा देते हुए कुछ पकड़े जाते हुए एक किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि धार्मिक रूप से जो सनातन को मानने वाली ये पार्टी है, इसी की सरकार में जो 2 जगह चंदा चोरी का प्रकरण है उसको वहाँ सिंबॉलिक तौर पर दर्शाया गया किस रूप में? संसद परिसर और मकर द्वार को जिस प्रकार से विपक्ष ने घिनौनी हरकतें करने का एक अड्डा बना लिया है, खास तौर से जो कल घटना हुई है, श्रीमान पप्पू यादव जी ने जो वहाँ ड्रामा किया है, उससे देश भर के सनातन प्रेमियों में आक्रोश है। सनातन का ये अपमान है। जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है
वो कहना क्या चाहते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि चंदा जो चढ़ाने जाता है वो बड़ी श्रद्धा के साथ जूते उतार कर जाता है। और वहीं सांसद पप्पू यादव की ओर से संसद में भगवा को लेकर किए गए कथित मजाक पर विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे भगवा का अपमान बताया है। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने कहा है कि चंदा चोरी मामले में भगवा को कोई संबंध नहीं था। हालांकि ऐसे में संसद परिसर में भगवा का मखौल उड़ाना उचित नहीं है। उन्होंने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए और दंड देने की चेतावनी भी दी है। जो पप्पू यादव ने, पहली बात तो मैं उसको एक स्थित करने के बाद न उसको मैं संसद मानता हूं और न भारत के लोकसभा के मेंबर मानता हूं, न उसको मानो मानते हैं, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का, अपने पद का, उस गर्मामयी पद का उसने जो मखौल बनाया और जो लोकसभा का मखौल बनाया, वो उससे हम लोग को ये लगा कि ये व्यक्ति का गधे बैठाकर, हमारी इच्छा है कि पप्पू यादव को इस सन्यासी देख के किस करने के कारण, अपमान करने के कारण अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे न जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है। तो दंड किस बात का मालूम तो हो। और वहीं देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एनटीडी स्थित वन चेतना केंद्र में सहायक वन कर्मचारी संघ शाखा अल्मोड़ा का एक दिवसीय अधिवेशन संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि अधिवेशन में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई और पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, 24 घंटे की ड्यूटी के बाद 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने, जोखिम भत्ता बढ़ाने और ग्रेड पे जो है 2800 से बढ़ाकर 4200 करने की मांग उठाई है। वहीं आपको बता दें कि मानव, इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। ऐसी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल।